फ्रिक्शन, हम लोग क्लास 8 में फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का हिंदी होता है घर्षण बल। हिंदी में लोग इसको बोलते हैं घर्षण बल। फ्रिक्शन को लोग घर्षण बल बोला करते हैं। तो फ्रिक्शन है क्या, हम लोग जाने कि फ्रिक्शन है क्या। तो फ्रिक्शन वह चीज है, वह फोर्स है, एक फोर्स है, यह एक टाइप का फोर्स है। यह ऐसा फोर्स है जिधर भी आप मूवमेंट करना चाहते हैं, किसी चीज को ढकेलना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप ढकेलना चाहते हैं, किसी चीज को ढकेलना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं, तो आप पुश कर रहे हैं सामने, और एक फोर्स है जो जिस ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हैं, सपोज दैट आप बक्से को पुश कर रहे हैं, तो बक्सा का जो बॉटम पार्ट है, पेंदी है, और जो फ्लोर है, जिस फ्लोर पर हम ढकेल रहे हैं, उसके बीच एक फोर्स काम करता है। और जब हम सामने ढकेलते हैं तो अपोजिट साइड में हम जो ढकेल रहे हैं उसके अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में वह फोर्स लगता है, और जो कि अपोज करता है कि हम जाने नहीं देंगे। उसी फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, हिंदी में घर्षण बल कहते हैं। हम लोग जाने फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल फोर्स, या सिर्फ उसको फ्रिक्शन भी कहते हैं, फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम लोग देंगे कि दैट फोर्स व्हिच अपोजेज, क्या करता है, व्हिच अपोजेज अपोज करता है, व्हिच अपोजेज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके, हम तो ढकेल रहे हैं सामने, हम ढकेल रहे हैं उसको सामने जाने के लिए, और वो ढकेल रहा है कि हम नहीं जाने देंगे उसका फर्श पर और वो बक्से का जो सटा हुआ है उसके बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो नहीं जाने देना चाह रहा है। तो उसी को दैट फोर्स व्हिच अपोजेज द डायरेक्शन ऑफ मोशन of an object, motion of an object, contact with, जो कांटेक्ट में है, contact with other object। मोशन जो है उस वस्तु में और जिस वस्तु में कांटेक्ट है, मान लीजिए फर्श है और बक्सा है, दोनों का जो कांटेक्ट है उसको बोलेंगे कांटेक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट। तो जो अदर ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट है, मान लीजिए कि ये एन ऑब्जेक्ट मतलब बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, आ कांटेक्ट में किसका है, कांटेक्ट में किसका है, तो फ्लोर के, तो इसके कांटेक्ट में है। तो ये बोलेंगे कि दैट फोर्स व्हिच अपोजेज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is contact with other object। एग्जाम्पल में यही ले लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल में यही ले लेंगे कि पुशिंग ए बॉक्स ऑन फ्लोर। वो पुशिंग ए बॉक्स ऑन फ्लोर, वो क्या करता है, जैसे ये बॉक्स हुआ, ये मेरा बॉक्स हुआ, इसको हम इधर से पुश कर रहे हैं, तो ये हो गया फ्लोर, मान लीजिए कि ये फ्लोर हो गया। तो इसमें एक फोर्स ऐसे लगेगा, हमारा फोर्स लग रहा है उसको ढकेलने वाला, वो फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट में।
इस ये जो फोर्स लगा अपोजिट में, ये है पुशिंग, पुशिंग। ये जो लगा उसके अपोजिट में, इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, या सिर्फ फ्रिक्शन भी कहते हैं, फ्रिक्शन भी कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो ये होता है। तो अब हम लोग जाने कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन, किस कारण से फ्रिक्शन होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसको हम लोग जाने। अभी कॉज ऑफ फ्रिक्शन से पहले जानेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जानेंगे। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जानेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम बताए ही थे कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो एक्टिंग फोर्स के अपोजिट होता है। ये बक्सा था, ये बक्सा था, हम इधर लगा रहे हैं पुशिंग, ये फ्लोर हुआ, तो इस सरफेस पर एक फोर्स लगा, इसको बोल दिए फ्रिक्शनल फोर्स। ये पुशिंग फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स is opposite to force, opposite to direction, opposite to direction of force applied, force applied on ऑब्जेक्ट। जो ताकत हम लगाए, जो फोर्स लगाए ऑब्जेक्ट पर, मतलब बक्से पर, तो जिस डायरेक्शन में लगाए उस डायरेक्शन के उल्टा। मान लीजिए कि हम पूरब लगा रहे हैं तो पश्चिम लगा रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टेबल है, इस टेबल का टॉप का ही बना देते हैं, टेबल का पूरा क्या बनाएंगे। एक टेबल ले लिए, इस पर एक कोई भारी वस्तु रख दीजिए, मान लीजिए कि मोटा किताबें रख दिए। इस किताब को हम इधर लेफ्ट से क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो इस फ्लोर पर, इस टेबल के फ्लोर पर यहाँ उसके अपोजिट में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। लेफ्ट से कर रहे हैं। फिर अगर इसमें राइट से कर रहे हैं, इसी में राइट से कर रहे हैं, राइट से फोर्स लगा रहे हैं, आप राइट से फोर्स लगा रहे हैं, तब यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ ढकेलना चाह रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट टू राइट हो गया। यहाँ पुश फोर्स लेफ्ट टू राइट है, तब फ्रिक्शनल फोर्स राइट टू लेफ्ट है। तो यही जाने कि अपोजिट होता है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कारण क्या है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, इसका कारण क्या है। तो इसका मेन कारण है कि रफनेस एंड स्मूथनेस। कोई चीज कितना रफ है, जो चीज जितना ज्यादा रफ होगा, रुखरा होगा, उस पर वो ज्यादा, उतना ही ज्यादा उसमें फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ही रफ हैं। जब दोनों ही रफ हैं, वैसी स्थिति में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ज्यादा होगा। मान लीजिए उसमें एक है स्मूथ, एक है रफ, तो वैसी स्थिति में फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। अगर दोनों स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो जाएगा। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है रफनेस,
रफनेस एंड स्मूथनेस, स्मूथनेस आर कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब कहेंगे कि रफनेस कैसे होता है, स्मूथनेस कैसे होता है। तो ऐसा कोई भी संसार में चीज नहीं है जिसमें स्मूथनेस माने रफनेस नहीं हो। कितना दुनिया में स्मूथ से स्मूथ ऐसा फर्श हम बना दें जिसमें मुंह भी झलक जाए, मुंह भी दिख जाए, तब भी वह रफ ही रहेगा। इस चीज को लोगों ने देखा है माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट है, जहां देखते होंगे दवा वाले जो होते हैं, दवा वाले नहीं, जो टेस्ट लैब टेस्ट वाले होते हैं, खून जांच करते हैं, माइक्रोस्कोप रखे रहते हैं। उसमें एक मान लीजिए बाल अगर देखा जाए, बाल की मोटाई, तो जितनी बाल की मोटाई होगी उसके 10⁻6 गुना बड़ा दिखता है माइक्रोस्कोप से। इसीलिए माइक्रो उसका नाम पड़ा, 10⁻6 को माइक्रो कहेंगे। अब -6 को कहते हैं 10⁻6, लेकिन उतना गुना चल रहा है, तब 10⁻6 कहेंगे। तो उसके माने 1/6 सोना के बराबर उसमें गुना हो जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए कोई एक मटेरियल है ए, एक ब्लॉक है ए और दूसरा ब्लॉक है बी। देखने में तो ए और बी दोनों स्मूथ लग रहे हैं। जब माइक्रोस्कोप से हम लोगों ने देखा तो इनका रूप ऐसा बन गया। देखिए ऐसा दिखाई दिया माइक्रोस्कोप से, अलग दिखे। तो जो ऊंचा पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसमें जो ऊंचा पोर्शन दिखाई दे रहा है उसको हील कहते हैं। ऊंचा पोर्शन को हील कहते हैं, और जो गड्ढा जैसा है, जो गड्ढा जैसा है उसको ट्रफ बोलते हैं, TROUGH। गड्ढा कहेंगे, डीज कहिए, डीज कहेंगे। जो गड्ढा है वो उसको डीज कहें, ट्रफ कहें, जो कहें। तो ये हील और ट्रफ बनता है जब एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु रखते हैं, तो उसमें हील और ट्रफ के चलते उसमें इंटरलॉकिंग हो जाता है। इंटरलॉकिंग हो जाने के कारण अब उसको हम लोग ढकेलना चाहेंगे तो नहीं ढकेला पाता है। अगर थी रफनेस है तो, स्मूथनेस है तो ढकेलाएगा। तो लेकिन ऐसा ही स्थिति बनता है। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन जो है रफनेस एंड स्मूथनेस है। रफनेस और स्मूथनेस हील और ट्रफ के चलते होता है, जिसको हम लोगों ने माइक्रोस्कोप से देखा है, वैज्ञानिकों ने देखा है, हम लोग भी देखे हैं, हम भी देखे हैं। तो ये दिखाई देता है कैसा होता है सो। तो ये कॉज ऑफ फ्रिक्शन हो गया। बस रफनेस एंड स्मूथनेस आर कॉज ऑफ फ्रिक्शन। हील ट्रफ उसके सरफेस में हुआ करते हैं। फ्रिक्शन के लिए दो सरफेस का होना आवश्यक है, इसको याद रखेंगे हमेशा। अब हम लोग जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला कारण है जैसे जो हम लोग बताए, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर मतलब क्या हुआ, वही जो बोले रफनेस एंड स्मूथनेस। ऑफ सरफेसेज, ये हो गया। और दूसरा होता है
दूसरा होता है फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड नहीं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स which is pressing, which is प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट कह दें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर, प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, प्रेशर ऑफ वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। अब नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग जानेंगे। इसके लिए नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट में आवे रफनेस एंड स्मूथनेस। तो एक हम लोग जानेंगे कि इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, एक ईंटा ले लेते हैं, ब्रिक ले लेते हैं, उस ब्रिक को हम लोग क्या करते हैं कि इसे रस्सी से बांध देते हैं, रस्सी से बांध के, रस्सी माने डोरी, डोरी से बांध करके ऐसे एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देते हैं। इस स्प्रिंग बैलेंस में ऐसे रहता है, एक इंडिकेटर होता है, एक इंडिकेटर होता है जो बताता है कि कितना न्यूटन का ये फोर्स है। जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 ऐसे न्यूटन्स लिखे हुए रहते हैं। माने फोर्स का मापने का तरीका औजार है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस हम लोगों ने देखा है मार्केट में भी, बाजार में, कि लोग सामान खरीदने जाते हैं तो मान लीजिए कि खरीदे 1 किलो आलू चाहे 1 किलो टमाटर, तो उसको ऐसे स्प्रिंग बैलेंस में अपना पॉलीथीन को लटका कर देख लेते हैं तो उसमें 1 kg शो हो जाता है। तो समझे कि तौलने वाले ने सही तौला, उनको ज्ञान हो जाता है और ले लेते हैं। ऐसा भी देखा है कि स्प्रिंग बैलेंस जो लिए हुए रहते हैं वो स्प्रिंग बैलेंस को कहाँ रहता है, तो उनके मोटरसाइकिल वगैरह के चाबी में भी आजकल मिल जाता है। तो उसको लिए रहते हैं तो दुकानदार जानता है कि तौल लेगा, उसके चलते आपको सही वजन दे देता है। तो ये ब्रिक हुआ। अब ब्रिक को मान लीजिए टेबल पर रखे हुए हैं, टेबल टॉप पर रखे हैं, टेबल टॉप पर, टेबल टॉप पर रख दिए हैं और इसको खींच रहे हैं, इसको इधर से खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं तो देखते हैं कि खींचने में मान लीजिए कि ये 2 न्यूटन पड़ा, 2 न्यूटन पड़ा, मतलब इसको खींचने में 2 न्यूटन का फोर्स लगा। तो ईंटा पर सीधे, ईंट को सीधे टेबल टॉप पर रख दिए हैं और उसके बाद हम लोग ऐसा खींचने का काम किए तो स्प्रिंग बैलेंस पढ़ दिया कि 2 न्यूटन है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक पॉलीथीन शीट लपेट देते हैं, पॉलीथीन शीट लपेट करके और उसके बाद ईंटा तब अब हो गया सरफेस जो टेबल टॉप का था सो ईंट के ऊपर के बीच में आ गया पॉलीथीन शीट। तब खींचते हैं तो देखते हैं कि अब जो है इंडिकेटर 1 न्यूटन शो कर रहा है, 1 न्यूटन शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घट गया। ऐसे खींच रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लगे, खींचने का काम हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो इधर कर रहे हैं, इधर खींचने का काम कर रहे हैं पकड़ के। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ ईंट रखे तो 2 न्यूटन आया, ईंट हटा दिए, ईंट रखे उसके ऊपर पॉलीथीन लगा दिए, पॉलीथीन लगा के खींच रहे हैं तो 1 न्यूटन आया। मतलब कि फ्रिक्शन घट गया दोनों सरफेस के बीच, तो वहाँ रफनेस घट गया, स्मूथनेस आ गया। और ऐसा भी करें कि इस ईंट के ऊपर जूट लपेट देते हैं, जूट लपेट के फिर खींचते हैं
तब देखते हैं कि अब इस बार तो ज़्यादा आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। ये जो पढ़ रहा है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहा है, स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहा है। तो यहाँ 3 पढ़ दिया, इसका मतलब कि जूट हम लोगों ने लगाया तो फ्रिक्शन बढ़ गया। फ्रिक्शन बढ़ने के कारण से इसमें स्प्रिंग बैलेंस शो किया कि 3 न्यूटन, मतलब ऐसे नंगे था तो 2 न्यूटन, पॉलीथीन सीट लपेट दिए तो 1 न्यूटन रीडिंग आया। मान लीजिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, कितना आएगा वो तो करेंगे प्रैक्टिकल तब होगा। और जूट लपेट दिए तो 3 न्यूटन आ गए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मान। तो वो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो ये हम लोग तो प्लेन सरफेस पर देखे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर देखे। इंक्लाइंड सरफेस जो होता है, ऐसा इंक्लाइंड सरफेस होता है, इस एक इंक्लाइंड पटरी ले लेते हैं और उस पटरी पर एक जगह दाग कर देते हैं, और दाग करके ये फ्लोर हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर हम लोग के घर का फ्लोर हो गया। ये पटरा जो है, यहाँ पर एक पेंसिल जो होता है, पेंसिल सेल, पेंसिल सेल को रख करके हम लोग इसको डुगरा दिए, इसको यहाँ से डगरा दिए। तो डगरा दिए तो देखते हैं कि करीब ये 2 मीटर दूरी पर जा करके रुक गया। ड्राई फर्श है, ड्राई फर्श पर 2 मीटर जाके रुक गया। अब फर्श में कुछ इसका मतलब रफनेस था, 2 मीटर पर रुक गया। फिर उसमें फर्श पर पानी थोड़ा डाल के अब मिला दिए, पानी डाल के मिला देते हैं। उसके बाद से यहाँ से हम उसको डालते हैं, वो जो ये है क्या बोलते हैं, सेल, यही मान लीजिए कि सेल है, ये सेल है। इसी सेल को यहाँ रख करके यहाँ पर छोड़ दिए तो देखते हैं कि ये करीब 2.5 मीटर आ गया, चाहे 3 मीटर आ गया। मान लीजिए कि यहाँ 2.5 मीटर आ गया। जब पानी डालने के बाद 2.5 मीटर आ गया, फिर उसको पोंछ देते हैं पानी को पोंछ करके, 2.5 नहीं 3 लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3 मीटर। फिर उसको पोंछ देते हैं और पोंछ करके उस पर अखबार बिछा देते हैं। तो अखबार जब बिछाते हैं तब देखते हैं कि 2.5 मीटर आ गया, 2.5 मीटर दूरी पर आ गया। इसका मतलब कि अखबार लगाने के चलते फ्रिक्शनल फोर्स हमारे ज़मीन का, हमारे फ्लोर का बढ़ गया। तो जब बढ़ गया फ्रिक्शनल फोर्स, वैसी स्थिति में उसका 3 से जाके 2.5 हो गया। ये भी हो सकता है कि 1.5 हो जाए, 1.5 ही होगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि एक तौलिया बिछा देते हैं। तौलिया जब बिछा के करते हैं तो 1 मीटर आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को पता चला, और डालते हैं इसी को, यही सेल को ऐसे करते डुगरा देते हैं, वो अपने आप चला जाता है। तो ऐसे हम लोग को मालूम हो गया कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ सरफेसेज में हुआ। इसके लिए हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक्सपेरिमेंट किया, ईंटा वाला, जिसमें कि ईंट को रखे, फिर ईंट के ऊपर पॉलीथीन लपटे, फिर उसके बाद पॉलीथीन लपेटने के बाद हम लोगों ने उसमें जूट लपेटा। तो इसमें तीन एक्टिविटी हो गया। और इंक्लाइंड सरफेस में हम लोगों ने सेल को गिराया फर्श पर ड्राई स्थिति में, फिर वेट स्थिति में, फिर उसके बाद अखबार से, फिर उसके बाद जूट से करने से हम लोग को मालूम हो गया कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। दूसरा है प्रेशर ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। प्रेशर ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ये क्या है? अब मान लीजिए अपने घर में, आपके घर में फ्लोर पर एक बक्सा रखा हुआ है। फ्लोर पर एक बॉक्स रखे हुए हैं। बॉक्स कितना? लाइट बॉक्स, हल्का बक्सा है।
उसी साइज का, उससे न छोटा न बड़ा, उसी साइज का दूसरा बॉक्स लिए हैं, दूसरा बॉक्स लिए हैं, साइज वही है, लेकिन वो जो है हैवी हैवी है, मतलब उसमें सामान रख दिए, हैवी बॉक्स है, साइज वही है, सामान रख दिए। तो इसको ढकेलने में मान लीजिए कि 2 आदमी लगते हैं, टू टू मैन आसानी से ढकेल दिए हैं। और हेवी बॉक्स है, इसको 2 आदमी, टू मैन आसानी से नहीं ढकेल पाते हैं। इसका मतलब ये है कि वजन के चलते, हैवी होने के चलते, ये जो है इनका जो फ्लोर पर प्रेशर हुआ, फ्लोर पर प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। बात साफ है। द प्रेशर ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, प्रेशर के कारण, प्रेशर बढ़ने पर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है। इसका फ्रिक्शनल फोर्स कम आता है, उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा आ जाएगा, हैवी हो जाएगा, हैवी के चलते वजन बढ़ गया, तो ग्रेविटी के चलते ज़्यादा आ गया। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने जाना, एक हुआ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट से, और दूसरा हुआ प्रेशर ऑफ वन ऑब्जेक्ट अदर ऑन अदर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। 3 प्रकार के होता है फ्रिक्शनल फोर्स, 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, एक बात हम जो था कि वो जो बताए कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पर नहीं डिपेंड करता है। वो जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन में एरिया नहीं डिपेंड करता है, इसको एकदम याद रखिएगा हमेशा के लिए। वो जो बताए हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है एरिया पर नहीं डिपेंड करता है, एरिया सरफेस एरिया पर नहीं डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। इस बात को याद रखेंगे, ये मेडिकल इंजीनियरिंग सभी परीक्षाओं में पूछेगा, कहेगा कि बड़का सरफेस है, बहुत दूर में फैला हुआ है, तो उस स्थिति में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लिखा लिखा रहेगा कि पड़ेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन नहीं पड़ता है एरिया का। इस बात को आप एकदम हमेशा के लिए याद कर लेंगे। अब हम लोग आए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू surfaces of two objects, maximum frictional force of two surfaces, maximum frictional force between two surfaces, one over other object। when
व्हेन वन स्टार्ट मूव start to move or tend to move is called static friction. तो ये जो होता है मैक्सिमम होता है, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस वन ओवर अदर ऑब्जेक्ट व्हेन वन स्टार्ट टू मूव और टेंड टू मूव इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। या तो स्टार्ट मूव करने का स्टार्ट करने वाला हो चाहे टेंड टू मूव, वो भी वही होता है कि बस करीब करीब स्टार्ट होने की स्थिति में है। टेंड टू मूव कि जस्ट अब वहां से खसकने की स्थिति में है तो उसको टेंड टू मूव कहेंगे। तो इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो चूंकि ये स्टार्ट होने के समय का फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टार्ट होने के समय का फ्रिक्शनल फोर्स है, इसीलिए स्टार्ट होने के समय का फ्रिक्शनल फोर्स है, इसीलिए इसको स्टार्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी कुछ लोग कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। तो इसको हम लोगों ने जाना। इसको मेजर कैसे करेंगे? मेजर करने के लिए मान लीजिए कि ये बॉक्स हो गया और एक टेबल टॉप पर पड़ा हुआ है, टेबल टॉप पर पड़ा हुआ है। इस बॉक्स में हुक लगा करके, हुक लगा हुआ है और हुक से हमारा ये जो स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। तो स्प्रिंग बैलेंस का जो इंडिकेटर है, इसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7 जो रहे, तो ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा न्यूटन, न्यूटन लिखा रहेगा। तो जब हम इधर खींचते हैं फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट में इस सरफेस के दोनों के सरफेस के बीच में लगता है। तो देखते हैं कि खींचते हैं इधर से इसमें हुक लगा हुआ है, तो हुक को पकड़ के जैसे खींचते हैं तो जब ये 5 इंडिकेटर शो करता है, मान लीजिए 6 शो करता है, इंडिकेटर जब 6 न्यूटन शो करता है तो 6 न्यूटन शो करता है, तब ये यहाँ से खसकना शुरू किए। तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, तो कहेंगे कि इसका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन के बराबर उसका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हम लोगों ने जाना कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कैसे नापा जाएगा, उसको नाप लिया। और ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये मान लीजिए कि बॉक्स है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोगों ने नापा। तो जब ये खसकने की स्थिति में आया तो 6 न्यूटन पढ़ा, तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये स्टैटिक जैसा लिख दिए हैं यहाँ मैक्सिमम, तो यहाँ से मैक्सिमम को हटा देंगे। तो दी फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस वन ओवर अदर ऑब्जेक्ट when one is moving on another object is called sliding फ्रिक्शनल फोर्स। उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। अब क्या, और इसमें चलते रहता है, जब चल दिया तो चलते रह रहा है और सेम स्पीड से कंटिन्यूअस उस स्पीड में चलते रहता है। तो देखते हैं क्या क्या स्प्रिंग बैलेंस पड़ता है। तो उस स्थिति में आपका स्प्रिंग बैलेंस 5 न्यूटन पढ़ दिया,
क्या पढ़ दिया, 5 न्यूटन। इसका मतलब कि स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से कम होता है। इसीलिए हम लोगों ने स्टैटिक के पहले डिफिनीशन में मैक्सिमम शब्द जोड़ा था। अब स्लाइडिंग आपका आ गया 5 न्यूटन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो वही बक्स को खींच रहे हैं, इधर से पकड़ के स्प्रिंग बैलेंस को खींच रहे हैं, तो बॉक्स उसमें चूंकि जुड़ा हुआ है तो चलने लगा। जब चलने लगा तो देखते हैं कि अब 6 नहीं पढ़ रहा है, अब 5 पढ़ रहा है, 5 पढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि उसका फ्रिक्शन घट गया। घटने के पीछे कारण कुछ होगा, तो कारण ये है, घटने के पीछे कारण यही है कि जो इंटरलॉकिंग 2 सरफेसेज में था ना, वो इंटरलॉकिंग हट गया। अब इंटरलॉकिंग हट गया तो वो तेज, तो उसमें अब वो फ्रिक्शन रहा नहीं। उस जैसे आपकी गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो उसमें बहुत धुआं देती है, मतलब उसको बहुत ताकत लगा चलने में, लेकिन वही जब रोड पर चलने लगता है तो धुआं कम फेंकने लगता है। और इसका मतलब कि रोड और पहिया के बीच फ्रिक्शन घट गया, और भीतर जो मशीनरी है, जो औजार है, उसका भी फ्रिक्शन घट गया। इसलिए कि मोबिल लुब्रिकेंट जो है सब जगह गाड़ी में चला गया। खैर, जो हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन अब 6 से 5 न्यूटन पढ़ लिए। अब हम लोग जानेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 2 सरफेसेज वन ओवर अदर ऑब्जेक्ट when one is moving on another object with help of roller is called रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक यही बॉक्स है, मान लीजिए कि यही बॉक्स है जो था, यही जो बॉक्स था टेबल टॉप पर रखा हुआ है। तो 6 न्यूटन हम लोगों को लगा था खींचने में पहली बार में स्टैटिक फ्रिक्शन। जब स्लाइडिंग हुआ तो 5 न्यूटन आया था। फिर इस पर क्या करते हैं कि इस बॉक्स और इस बॉक्स के ऊपर, बॉक्स और टेबल टॉप के ऊपर पेंसिल रख देते हैं, 5-7 गोला गोला वाला पेंसिल रख देते हैं, और इसको फिर स्प्रिंग बैलेंस से खींचते हैं। स्प्रिंग बैलेंस बांध के तब खींचते हैं, तो देखते हैं क्या कि वो करीब 1 न्यूटन आ गया, 1 न्यूटन के करीब आ गया। इंडिकेटर जो बता रहा है 1 न्यूटन बता रहा है। तो ये जो बीच में लग गया वो क्या लग गया, रोलर का काम कर रहा है। रोलर के जगह पर हम लोग क्या लिए थे, पेंसिल लगा दिए थे। पेंसिल कैसा लगाए थे, राउंड पेंसिल लगा करके या खींचे हैं, तो देखते हैं कि 1 न्यूटन चाहे 0.5 है न्यूटन में घूम गया, 0.5 न्यूटन में वो डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेस हो गया मतलब चलने लगा। तो हम लोगों ने क्या जाना कि ये जो है रोलिंग फ्रिक्शन जो है सबसे कम होता है। इसी चलते रोलिंग फ्रिक्शन कम होने के चलते हम लोग गाड़ी में बॉल बेयरिंग लगाते हैं। बॉल बेयरिंग का भी फ्रिक्शन कम होता है, उस पर रोलिंग कर जाता है। तो ये रोलिंग हो गया। तो अब हम लोग ये जाने कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे कम रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन
ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन से। और इसी रोलिंग फ्रिक्शन का यूज हम लोग बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। लकड़ी का मोटा मोटा टुकड़ा भी उठा के ले जाना है एक जगह से दूसरे जगह, तो उठा के ले जाने में तो बड़ी भारी लगेगा ना, 50 आदमी लगेगा। लेकिन वही लकड़ी का छोटा छोटा गोला राउंड राउंड रख के उसी पर उसको चढ़ा के ढकेल देते हैं, तो 2 आदमी लेकर के बहुत दूर चला जाता है। पत्थर का भी बड़ा बड़ा टुकड़ा वही रोलर पर रख करके हम लोग ले जाते हैं। तो हम लोगों ने फ्रिक्शन के लिए आज फर्स्ट पार्ट पढ़ा। सेकेंड पार्ट जो है, जो फ्रिक्शन का क्या लाभ है, क्या हानि है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन कैसे बढ़ाया जाता है, कहीं बढ़ाना पड़ता है, कहीं फ्रिक्शन को कैसे घटाया जाता है, और कहीं हवाई जहाज में कैसे फ्रिक्शन का हम लोग यूज करके साइज शेप स्ट्रीमलाइन, इस सब के बारे में जानकारी लेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हम लोग को विदा होने का आदेश दीजिए। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा चैनल जो एक्सलेट एकेडमी है उसको आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हमारा कोई वीडियो डालेंगे आप तक पहुंचेगा, तो उसका लाभ आपको मिलेगा, तुरंत मिलेगा। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक भी कर देंगे। थैंक यू।